जय हिंद। आप सभी का स्वागत है राजधानी फैमिली के इस यूट्यूब चैनल पर। आज फिर से जो जीव विज्ञान चल रहा था बायोलॉजी में, उसमें जैव प्रकर्म चल रहा था ना, उसका पहला पार्ट हो चुका है। उसका अगला पार्ट यानी आज पार्ट 2 होगा। इसके पहले जो है हम कुछ क्वेश्चन जो है ऑफलाइन पर करवा चुके हैं क्लास में, लेकिन ऑनलाइन वाले जो पढ़ते हैं वीडियो से, और आप लोग के लिए भी आज दूसरा पार्ट हो जाएगा, है ना। तो चलते हैं पहले, सबसे पहले जो पहला पार्ट में पढ़े हैं उसको हम लोग 4 से 5 मिनट में पूरा एक बार पीछे देख लेते हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़े, जिससे क्या होगा कि रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आज आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो पहले हम लोग पढ़े थे जैव प्रकर्म। जैव प्रकर्म के अंतर्गत किसके बारे में पढ़े थे? पोषण के बारे में। जैव प्रकर्म क्या था? जैव प्रकर्म क्या था बताइए तो, याद है किसी को? वे सारी क्रियाएं जो जीवों का अनुरक्षण करती है ना। अनुरक्षण का मतलब क्या बताए थे? मेंटेनेंस। मेंटेनेंस ना, मतलब सभी तरह से जो आपको मतलब कि मिल पाए, है ना, तो उसे जैव प्रकर्म कहते हैं। सभी प्रकार से आपके शरीर में जो मिल जाएगा, जैसे आप लोग जैव प्रकर्म के अंतर्गत पोषण भी हो जाएगा, श्वसन भी हो जाएगा, उत्सर्जन भी हो जाएगा, परिवहन भी हो जाएगा, है ना। तो ये सब मिलाकर एक जैव प्रकर्म है। मतलब सब क्रिया इसमें मिली हुई होना चाहिए और सब मेंटेनेंस होना चाहिए, ठीक है। आप इसमें एक भी क्रिया को नहीं रोक सकते। पोषण को भी नहीं रोक सकते हैं, यानी भोजन, जल जो भी है, इस सबको भी नहीं रोक सकते। साथ ही साथ आप श्वसन यानी सांस लेते हैं, उसको भी नहीं, कल भी बताए थे हम पिछले क्लास में। उसके अलावा परिवहन, एक जगह से दूसरे जगह हमारा ब्लड सर्कुलेशन होते रहता है, भोजन आदान प्रदान होता है, यहाँ से भोजन खाते हैं हम लोग तो शरीर के अंदर जाता है ना, और उससे वहाँ से आपको सब जगह ब्लड बनकर पूरे शरीर में चलते रहता है। तो ये सब जो है चलता है। उसके साथ साथ परिवहन के बाद बताए थे उत्सर्जन। उत्सर्जन भी उतना ही जरूरी है, यानी ये सभी चीज जैव प्रकर्म के लिए जरूरी है। यानी कि जो जीवों का अनुरक्षण करता है, मेंटेनेंस करता है, वो सब क्या कहलाता है? जैव प्रकर्म कहलाता है। क्या कहलाता है? जैव प्रकर्म, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या है। पोषण। पोषण क्या बताए थे? पोषण में बताए थे कि वह विधि जिसके द्वारा जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करता है, यानी जिससे हम लोग को लाभ हो जाए। सब सिर्फ हम लोग एक ही चीज खाएंगे तो पोषक तत्व नहीं मिल पाएगा, दिक्कत हो जाएगा। इसलिए हमको सभी प्रकार के पोषक तत्वों को लेते हैं, जिससे कि शरीर जो है फिट रह पाएगा और आप जो है बीमार नहीं पड़ पाइएगा। बीमार नहीं पड़ पाइएगा, जिससे उसे क्या कहेंगे? पोषण कहेंगे, ठीक है। एक होता है देखिए कुपोषण। पोषण जैसे समझे ना, पोषण के अंतर्गत एगो आएगा, आप लोग को पोषण के अंतर्गत नहीं आएगा बल्कि आएगा एक कुपोषण नाम रहेगा। कुपोषण क्या है? कुपोषण देखिए क्या है, जब हम लोग संतुलित आहार लेते हैं। बोलिए सर संतुलित आहार क्या है? संतुलित आहार, संतुलित आहार का मतलब वैसा भोजन जिसमें सभी खाद्य पदार्थ का सभी मतलब कि तत्व, जरूरी आवश्यक तत्व जो होता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट आ जाए, प्रोटीन आ जाए, है ना, विटामिन, यानी सब चीज प्रकार, जितना भी लोहा की मात्रा हो, समझ गए ना। उसके बाद फास्फोरस की मात्रा हो, जो भी हमारे शरीर के लिए उपयोगी तत्व है, उन सब तत्वों को संग्रह करके हम लोग जो भोजन लेते हैं उसे कहते हैं संतुलित आहार। जैसे हम लोग क्या करते हैं दिन भर में, जब हम लोग का दिनचर्या होता है भोजन का, तो हम लोग सुबह में नाश्ता करते हैं। एक सामान्य मतलब कि जो जनरली परिवार होता है वो भी सुबह में नाश्ता करता है। नाश्ता के रूप में रोटी हो गया, चावल, या कुछ लोग चावल का भी इस्तेमाल कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना। फिर दिन में हम लोग भोजन के रूप में चावल खा लेते हैं, रात में हम लोग रोटी खा लेते हैं। तो ये सब कार्बोहाइड्रेट और ये जो प्रोटीन हम लोग को जो प्राप्त होता है चावल से, उसके साथ साथ हम लोग कभी कभी मीट का भी प्रयोग कर लेते हैं, मांस मछली, तो प्रोटीन आ जाता है मछली से, आता है कि नहीं। अंडा का भी प्रयोग कर लेते हैं, मतलब उसके बाद जो आप समझिए दूध का, दही का, जिससे हम लोग को वसा मिल जाता है। तो क्या क्या मिल गया? कार्बोहाइड्रेट मिल गया, उसके बाद विटामिन मिल गया, उसके बाद क्या मिल गया? वसा भी मिल गया, प्रोटीन भी मिल गया। तो इन सभी मात्रा को जो बराबर बराबर सभी चीज को हम लोग ग्रहण करते रहते हैं। हम लोग कभी मतलब कि सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज खाएं तो आप लोग कभी देखिएगा कि तबीयत खराब हो सकता है। आप प्रतिदिन क्यों ना आप बढ़िया चीज ही खाइए, मतलब तेल वाला चीज रोज खाइए या कुछ भी खाइए, तो उससे आपके शरीर को इफेक्ट पड़ सकता है। तो ये संतुलित आहार में नहीं आएगा, फिर वो हो जाएगा असंतुलित आहार। क्या हो जाएगा? असंतुलित आहार, मतलब वह अनियमित के रूप में आ जाएगा, वह असंतुलन में आ जाएगा, जिससे आपका शरीर का जो मतलब कि दिनचर्या चल रहा था वो बिगड़ सकता है। क्या हो सकता है? बिगड़ सकता है। तो संतुलित आहार और असंतुलित आहार आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। तो पोषण अलग है और कुपोषण अलग है। कुपोषण का मतलब जिसका तबीयत खराब, मतलब इससे तबीयत आपको खराब हो सकता है, शरीर का जो है क्या कहता है, जो सामान्य स्थिति होती है वो गड़बड़ हो सकती है।
समझ गए। और एक अलग जो है उसका रूप हो जाएगा, उससे शरीर का जो है मतलब परिवर्तन हो जाएगा, खराब हो जाएगा शरीर। कभी कभी देखिएगा कुपोषण का शिकार ज़्यादातर बच्चे होते हैं, तो देखिएगा किसी कोई बच्चे का जो मतलब कि कुछ कोई चीज़ वृद्धि नहीं हो पाता, जैसे किसी का मतलब मान लिया जाए कोई नाटा ज़्यादा रह जाता है, देखियो। तो ये सब कभी कभी कुछ वैसा होता है, कुछ जेनेटिक्स वहाँ का भी प्रभाव पड़ता है, लेकिन कुछ वैसे होते हैं जो खान पान की वजह से भी होता है। आप कभी बलसर अगर नाटा रह जाए तो जरूरी है कि खान पान, नहीं जरूरी नहीं है, लेकिन बहुत हद तक भोजन भी निर्भर करता है इस पर, बहुत हद तक भोजन भी निर्भर करता है। इसे तो मेन रूप से ये सब आपको पढ़िएगा, आगे जब पढ़िएगा क्या कहता है जनन, तो जनन में आप लोग को हम बताएंगे कि वहाँ पर जो है ये सब निर्भर करेगा। जनन के बाद जो चैप्टर आएगा आनुवंशिकी, जनन के बाद एक चैप्टर और आएगा आनुवंशिकी। आनुवंशिकी में पता चलेगा आपको कि माता पिता के प्रभाव से भी बच्चे का जो मतलब विकास शरीर का उस रूप से भी हो सकता है। जिसका मतलब पिताजी लंबे हैं तो उनका मतलब कि संतान भी लंबे होने के चांसेस बनते हैं। नाटे हैं तो नाटे मतलब हो सकते हैं, मोटे हैं तो मोटे हो सकते हैं, और दुबले हैं तो दुबले हो सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ उसके अलावा भी अगर एक चीज और है तो वो है क्या, संतुलित आहार। अगर आपका आहार अच्छा है तो इन सबों से अलग हो सकती। जरूरी नहीं है कि अगर वो मतलब उनके पिताजी पतले हैं तो लड़का भी पतला होगा, नहीं, ये निर्भर नहीं कर सकता, जरूरी नहीं, लेकिन ये भी हो सकता है, हम ये करें। आ रहा है समझ में बात को। तो आप संतुलित आहार समझ गए, जिसमें एकदम मतलब कि सभी भोजन में मतलब कि मात्रा सबका उचित मात्रा हो, कार्बोहाइड्रेट का, विटामिन का, वसा का, खनिज लवण का, सभी पोषक पदार्थ जितना भी पोषक तत्व सबका मात्रा मिला हुआ हो, तो उसे क्या कहेंगे, संतुलित आहार कहेंगे। क्या कहेंगे, संतुलित। और असंतुलित आहार ठीक उसके विपरीत, जिसमें मतलब कि सभी प्रकार का जो खनिज तत्व शामिल ना हो पाए, उसे क्या कहेंगे, असंतुलित। जरूरी नहीं कि हम एक ही बार की बात करें कि एक ही बार सब लेके बैठ जाइए। हो सके संभव तो कुछ कुछ लोग बहुत से मतलब कि बड़े बड़े फैमिली में देखे होंगे टेबल पर लगा होता होगा, खास करके देहात में तो ये सब संभव नहीं है, लेकिन शहरों में देखिए टेबल पर लगा दिया सब चीज, इसको जो खाना है वो खाइए, सब मात्रा में लगा हुआ रहता है नहीं, तो वो सब संतुलित आहार बना के रखता है। फ्रूट, फल से विटामिन मिलता है, तो मतलब कि ये सब जो होता है सब संतुलित में आएगा। कुपोषण वही हो गया जिससे शरीर का विकास रुक जाए या तो फिर गड़बड़ हो जाए, है ना, तो उसे क्या कहेंगे, कुपोषण कहेंगे। क्या कहेंगे, कुपोषण कहेंगे। आगे समझ में, तो ये भी एक थोड़ा सा बात था। पोषण की विधि कल पढ़े थे। पोषण की कितने विधियां होते हैं, दो विधियां। कौन कौन होते हैं, स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण जिसमें से आप समझ सकते हैं, स्वपोषण क्या था, जिसमें मतलब कि खुद अपने आप पर निर्भर होकर, नहीं किसी दूसरे पर बिना निर्भर हुए अगर उसका पोषण संभव हो पाता है, खुद अपना भोजन का निर्माण खुद कर लेता है, तो सब स्वपोषण में आ गया। लेकिन नहीं कर पाएगा तो परपोषण में। मनुष्य क्या है, परपोषण है। क्या है, परपोषण। आ गया समझ में। चलिए, स्वपोषण परपोषण हो गया। परपोषण के प्रकार में था कि 3 प्रकार के होता है परपोषण। एक होता है मृत जीवी, परजीवी, प्राणी संपोषण। ये सब याद रखना, हमेशा एकदम कंठस्थ रहना चाहिए दिमाग में। ये सब एग्जाम में पूछेगा, और अभी से अगर आपको याद रहेगा तो जब एग्जाम नजदीक आएगा तो उससे क्या होगा कि आपके ऊपर प्रेशर कम बनेगा। ऐसे लगेगा कि विज्ञान में फिजिक्स पढ़े कि केमिस्ट्री पढ़े कि बायो पढ़े, सोशल साइंस का विषय है, उधर मैथ रिवीजन करें, संस्कृत पढ़े, हिंदी पढ़े, आपका दिमाग मतलब अस्थिर नहीं रह पाएगा। बहुत से कुछ लोग होते हैं कि लास्ट में पढ़ लेंगे सब चीज़। लास्ट में सब चीज़ क्या, कितना छोटा तो बुक नहीं है कि सब चीज़ आप पढ़ सकते, इतना छोटा सिलेबस नहीं है, समझ गए। अगर अच्छा मार्क्स लाना होगा तो शुरू से ही लगातार आपको मेहनत करते रहना होगा, तभी आपका मतलब बढ़िया तरीके से आप समझ पाइएगा, और आगे जब रिवीजन कीजिएगा तो ज़्यादा आराम मिलेगा। मृत जीवी बढ़िया तरीके से याद हो जाएगा, याद भी हुआ होगा कि जो मृत जीव रहेगा उस पर से जो अपना भोजन को ग्रहण करता है मृत जीव। परजीवी जो दूसरा पर निर्भर रह के, है ना। और प्राणी संपोषण जो ठोस या द्रव किसी भी अवस्था में अपना भोजन को ग्रहण करता है, जैसे खास करके मनुष्य, हम लोग किस में आते हैं, प्राणी संपोषण में। किस में आते हैं, प्राणी संपोषण में। आगे समझ में। चलिए, आगे था प्रकाश संश्लेषण। कहता है कि जिस प्रक्रिया द्वारा पौधे अपना भोजन को तैयार करते हैं, तो बताए थे कि इसके 4 मेन रूप से कच्चे सामग्री का उपयोग होता है। कितने, 4 बताए थे। पृथ्वी से जल, है ना, पृथ्वी से जल, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य से प्रकाश, और एक सबसे मेन जो था वो क्लोरोफिल था। क्लोरोफिल के कारण ही पत्तों का रंग हरा होता है। क्लोरोफिल के कारण पत्तों का रंग हरा होता है। उसके बाद आपको याद रखना है कि इन चारों
को बहुत ही जरूरी है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। ये चारों बहुत ही जरूरी है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। बाकी सूर्य के प्रकाश के बारे में जान ही रहे हैं, जल के बारे में जान ही रहे हैं, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में जान ही रहे हैं। बाकी श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में और चर्चा विशेष होता है। आगे क्लोरोफिल को हिंदी में क्या कहते हैं? पर्णहरित। क्या कहते हैं? पर्णहरित। तो कहीं कहीं आपको पर्णहरित भी दे सकता है नाम, कहीं कहीं क्या दे देगा? पर्णहरित। ठीक है, क्या दे देगा? पर्णहरित। आगे समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक समीकरण था, है ना, प्रकाश संश्लेषण का, इसको बराबर कर दिया गया है। बाकी CO2 और H2O प्लस में प्रकाश है, उसके बाद क्लोरोफिल है, प्रकाश है क्लोरोफिल है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? ग्लूकोज प्लस जल प्लस हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। बाकी उसको संतुलन कर लेना है। संतुलन करने के लिए आप लोग केमिस्ट्री में, रसायन शास्त्र में आप लोग पढ़े होंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, है ना। चलिए आगे आगे क्या था कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो मतलब क्लोरोप्लास्ट होती है ना, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं। वर्णक में 3 प्रकार के होता है। वर्णक में कितने प्रकार के? 3 प्रकार। एक होता है वर्णी लवक, अवर्णी लवक और एक हरित लवक। आएगा प्रश्न कि लवक कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के। लवक 3 प्रकार, वर्णी लवक, अवर्णी लवक, हरित लवक। याद रह जाएगा? फिर से बोलिए, वर्णी लवक, अवर्णी लवक और हरित लवक। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि लवक 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कहीं जरूरत पड़ेगा तो हम बताते चलेंगे। आगे देखिएगा, पत्तियों की बाह्य त्वचा में रंध्र मौजूद होते हैं। बाह्य त्वचा में रंध्र। अब सर रंध्र क्या है? रंध्र देखिए, हम कल भी बताए थे कि पत्ता जो होता है उसमें छोटा छोटा छिद्र होता है, तो छोटा छोटा छिद्र होता है उसको रंध्र कहते हैं, और उससे वो सांस लेता है। रंध्र को इंग्लिश में स्टोमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। ये सब कल डिटेल हम कर दिए थे। आगे देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि आप लोग पढ़ लिए थे। जंतुओं में पोषण। अब देखिए, आइए अब यहां से आप लोग को बढ़िया तरीके से समझना। जंतुओं में पोषण कहता है, देखिएगा कि जंतु भोजन के लिए पूर्ण रूप से अन्य जीवों पर निर्भर होता है। कोई भी जीव जंतु हो, जितना जंतु है वो सब किस पर है? अन्य जीव पर, मतलब दूसरे जीवों पर निर्भर है भोजन के लिए, है ना। दूसरे जीवों पर निर्भर है, जैसे कोई मनुष्य हो गया वो भी, और साथ साथ कोई आप मतलब कोई भी जंतु का नाम ले सकते हैं, यानी जानवर का नाम ले सकते हैं। वो सब किस पर निर्भर है? दूसरों पर। किस पर निर्भर है? दूसरों पर निर्भर है। तो कह सकते हैं कि जंतु जो होता है वो दूसरों पर निर्भर होता है, जो इनके लक्षण है। परपोषी में यही सब आएगा। परपोषी जंतु भी आ सकता है, इसमें मृत जीवी आ जाए, प्रजीवी आ जाए, या फिर प्राणी समपोषी, यानी कोई भी हो सकता है। जितना है जंतु सब क्या हो जाएगा? परपोषी हो जाएगा। है समझ में? सब क्या हो जाएगा? परपोषी हो जाएगा। आगे कहता है, विभिन्न प्रकार के प्राणी समपोषी जंतुओं में भोजन का अंतःग्रहण भिन्न भिन्न प्रकार से होता है। अंतःग्रहण का अलग अलग मैटर मतलब कि रखता है। जैसे कुछ मान लीजिए अमीबा, ये सबसे फेमस प्रश्न बार बार पूछता है अमीबा के बारे में। मार्कर देखिए दूसरा, अमीबा के बारे में बार बार पूछता है। अमीबा का कोई आकार निश्चित होता है कि अनिश्चित, बता सकते हैं? अमीबा का आकार अनिश्चित होता है। पहला क्वेश्चन तो यहीं से बन गया आपका, ये याद रखना है ना। अमीबा का आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। तो यहाँ से एक पहला प्रश्न आपको आएगा, ऑप्शन दे देगा, अमीबा का आकार होता है निश्चित, अनिश्चित, है ना। इनमें से दोनों, इनमें से कोई नहीं। क्या बताइएगा? अनिश्चित होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन उसके बाद आएगा कि अमीबा जो है भोजन को किस विधि द्वारा ग्रहण करता है? तो याद रखना, कुटपाद विधि। कौन विधि? कुटपाद विधि। सर ये कुटपाद क्या? देखिए होता क्या है कुटपाद में। जैसे ये मान लीजिए अमीबा है, ठीक है, फिर से देखिए, मान लीजिए ये अमीबा का ये कुछ भी किसी प्रकार से बना दीजिए, इसका तो कोई आकार निश्चित है नहीं। सबसे पहली बात, आकार निश्चित है नहीं। तो आप समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर भोजन है, क्या है? भोजन है। तो इसका भोजन है तो ये अपना आकार को बदलेगा। आकार को क्या करेगा? बदलेगा, और धीरे 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 ये भोजन के नजदीक जाएगा, भोजन के नजदीक जाएगा, और ये अपने आप को यहाँ से तोड़ लेगा। तोड़ के क्या कर लेगा? अपने अंदर समाहित कर लेगा, और उसके बाद धीरे 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 केंद्र में लेकर चल जाएगा। कहाँ लेकर चल जाएगा? केंद्र में। तो आप तो इस विधि को जो ग्रहण करता है उसी विधि को क्या कहते हैं? कुटपाद विधि कहते हैं। तो ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है कि अमीबा भोजन को किस विधि द्वारा ग्रहण करता है? तो कुटपाद विधि। दूसरा, अमीबा का आकार कैसा होता है? याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते, जंतु अमीबा के बारे में देखिए। अमीबा एक सरल प्राणी समपोषी जीव है ना। अमीबा के बारे में सुनिएगा बढ़िया से, एकदम समझिएगा बढ़िया से। अमीबा के बारे में हालांकि बताएं भी, अमीबा एक सरल प्राणी समपोषी जीव है। यह एक कोशिकीय तथा अनिश्चित आकार का प्राणी। कैसा है? अनिश्चित आकार का प्राणी है ना।
कैसा है, अनिश्चित आकार का प्राणी है। इसका आकार कुटपादों से बने अंग बिगड़ने के कारण बनता है, यानी इसका अंग जो हमेशा बिगड़ता है। देख बताएं, अभी बताएं, ये अपना आकार को बदलते रहता है ना। इसका शरीर में पोषण के लिए कोई विशेष रचना नहीं होती है, ये अपने विधि को कुटपादों के मदद से भोजन को क्या करता है, ग्रहण करता है। बस वही बात है, आपको ध्यान से रख लेना। अमीबा का पोषण, अंतःग्रहण, पाचन तथा बहिष्करण प्रक्रिया पूर्ण होती है। अभी अमीबा में पोषण भी हो जाता है। पोषण में क्या होता है, अंतःग्रहण हो सकता है, यानी अंदर लेगा, पचा लेगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, बहिष्करण हो जाएगा, यानी सब प्रक्रिया द्वारा क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला पैरामीशियम। पैरामीशियम के बारे में पूछता है एक प्रश्न, सबसे इंपॉर्टेंट जो पूछता है पैरामीशियम के बारे में, वो याद रखिएगा कि पैरामीशियम मतलब कि एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय है। तो याद रखिएगा कि पैरामीशियम जो है, पैरामीशियम इंक डाले हैं, नहीं डाले, लाइए। पैरामीशियम कैसी है, एक कोशिकीय। कैसी है, एक कोशिकीय है, एक कोशिकीय। पैरामीशियम एक कोशिकीय। तो ये प्रश्न पहला याद रखिएगा, है ना, कि पैरामीशियम क्या है, एक कोशिकीय। और इसके ठीक उल्टा अमीबा था। अमीबा के बारे में जानिएगा कि उसका निश्चित आकार नहीं था, लेकिन इसका आकार निश्चित है। इसका आकार क्या है, निश्चित। इसका आकार निश्चित है, लगभग इस तरह से होता है आकार, समझ गए ना। और इसमें थोड़ा सा इधर इसका जो होता है दिया हुआ रहता है इस तरह से। ये पैरामीशियम है, क्या है, पैरामीशियम। अमीबा समझ में आ गया, अमीबा समझ में आया। अमीबा है और ये क्या है, पैरामीशियम है। इसके पहले जो बनाए थे क्या था, अमीबा था। इसके पहले जो पढ़े क्या था, अमीबा, अमीबा। और ये क्या है, पैरामीशियम, पैरामीशियम, पैरामीशियम। आ रहा है समझ में, समझ में आ रहा है सबको। तो ये पहला क्वेश्चन आपको याद रखना है कि क्या है, एक कोशिकीय है। पैरामीशियम क्या है, एक कोशिकीय है। पैरामीशियम का आकार क्या है, ठीक है। इसका जो अंग ढका हुआ है इसको कहते हैं सिलिया। क्या कहते हैं, सिलिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बन गया। तो 3 क्वेश्चन इसके बारे में सबसे ज्यादा याद रखना है, ठीक है, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं। सबसे पहले अमीबा कैसी है, एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय प्राणी भोजी है ना। उसके साथ साथ अमीबा का आकार निश्चित है। अमीबा का जो होता है किससे ढका हुआ रहता है, सिलिया से, ठीक है। हाँ, पैरामीशियम, पैरामीशियम किससे ढका हुआ था, सिलिया से। और पैरामीशियम का आकार कैसा होता है, निश्चित, ठीक है। और अमीबा का आकार कैसा होता है, अनिश्चित। याद रह जाएगा। तो ये पैरामीशियम हो गया। और ये किसके बारे में हो गया, अमीबा के बारे में। चलिए आगे अब आते हैं हम लोग मनुष्य में पाचन तंत्र। इसके पहले आप लोग जो पढ़े अमीबा के बारे में पढ़े और पैरामीशियम के बारे में पढ़े। पैरामीशियम से जो क्वेश्चन बनता है बस यही 3 क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तीनों को आप लोग को बार बार रिवीजन कर लेना। अमीबा से 2 क्वेश्चन बनता है। पहला, अमीबा का आकार कैसा होता है, अनिश्चित। अमीबा किस विधि द्वारा भोजन करते हैं, कुटपाद। 2 क्वेश्चन हो गया। पैरामीशियम से, पैरामीशियम जो होता है इसका आकार कैसा होता है, निश्चित। यह कैसी मतलब कैसा जीव है, एक कोशिकीय जीव है। तीसरा क्वेश्चन, यह जो है किससे ढका हुआ रहता है, ठीक है, सिलिया से। याद रह जाएगा। चलिए आगे आगे मनुष्य का पाचन तंत्र। पाचन तंत्र मतलब समझते हैं, डाइजेस्टिक सिस्टम कहते हैं, यानी कि हम लोग तो भोजन ग्रहण कर लेते हैं। अब ग्रहण सिर्फ कर लेंगे और पचेगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ना हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि मनुष्य का पाचन तंत्र में कहता है मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणी के जंतुओं में पोषण के भोजन के पाचन के लिए विशेष अंग होते हैं, है ना, जिसे आहार नाल कहते हैं। पूरा जो जितना हो गया एक विशेष अंग होता है, सब उस विशेष पूरे अंग को क्या कहते हैं, आहार नाल कहते हैं। क्या कहते हैं, आहार नाल। आहार नाल से संबंधित कुछ पाचक ग्रंथियां होती है जो पाचन के लिए पाचक रस स्त्रावित करती है, जिससे क्या कहते हैं, भोजन का पाचन का मतलब करने में वो मदद करता है। आगे समझ में। बहुत सा मतलब कि पाचक रस, डाइजेस्टिव सिस्टम जिसको कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में पाचन तंत्र में एक आहार नाल होता है। आहार नाल संबंधित क्या है, संबंधित आहार नाल। उसमें बहुत सारा चीज हो सकता है, यकृत है ना, साथ ही साथ छोटी आंत, बड़ी आंत, अमाशय, अग्नाशय, साथ ही साथ बहुत सारी ग्रंथियां, बहुत सारी आपको मतलब कि क्या कहता है, आपको ब्लड की जरूरत पड़ेगी, श्वसन की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो ये मतलब सब मिला के सब किसका काम करता है, आहार नाल का काम करता है। किसका काम करता है, आहार नाल। तो यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन पूछेगा कि मनुष्य में भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होती है, तो मुंह से। कहां से, मुंह से। और उस मुंह से जो हम लोग याद रखते हैं उसको बायोलॉजी में बुक में मुख गुहा लिखाता है। क्या लिखाता है,
मुख गुहा। क्या लिखाएगा? मुख गुहा। लेकिन आपको याद रख लेना है मुंह से। कहां से? मुंह से। तो आपको ध्यान में रखना है, लेकिन मुंह से आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा, तो खोजते नहीं रह जाइएगा ये नहीं मुख गुहा क्या है, कहीं गलत गड़बड़ चीज तो नहीं है, कुछ दूसरा चीज तो नहीं। ये मुंह को ही हम लोग बायोलॉजी में जानते हैं। तो मनुष्य का सभी उच्च श्रेणी जितना है सबका डाइजेस्टिक सिस्टम याद रह जाएगा। तो आपको पहला प्रश्न यहां से बन गया। आगे देखिए, आगे में देखिए, पाचन क्रिया मिलाकर पाचन तंत्र का निर्माण करता है आहार नाल। अब सर ये आहार नाल क्या है? कहता है आहार नाल जो होता है वह एक कुंडलित रचना। आप लोग देखे होंगे, मनुष्य का तो नहीं देखे होंगे, तो निश्चित रूप से आप लोग देखे होंगे कोई दूसरा जीव का, जैसे आप कह सकते हैं जो मतलब मुर्गा उर्गा की देखे होंगे, है ना, उसका, या तो फिर कह सकते हैं बकरी वगैरह, है ना, उसका देखे होंगे। तो उसमें देखे होंगे मतलब बहुत सारी मतलब पाइप जैसा बनी होती, पाइप जैसा नहीं बनी होती है, पाइप जैसी एकदम पूरा बनी हुई होती है, बनी जाती है ना, पूरा एकदम पूरा बनी हुई रहती है, एकदम पूरा बनी हुई रहती है। कहता है एक कुंडलित रचना है, कुंडलित जिसकी लंबाई 8 से 10 मीटर होता है। कितना मीटर होता है? 8 से 10 मीटर लंबाई होती है, 8 से 10 मीटर लंबी होती है ना। या मुंह से शुरू होकर मल द्वार तक फैला होता है, यानी मुख गुहा से शुरू होकर कहां तक? मल द्वार तक फैली होती है। आहार नाल के विभिन्न भागों की रचना तब उसके कार्य जब जानेंगे। सबसे पहले याद रखना है कि आपको जो है मनुष्य का आहार नाल कैसी होती है? कुंडलित होती है। मनुष्य का आहार नाल कुंडलित कैसी होती है? कुंडलित। कुंडलित का मतलब घुमा हुआ, गोल गोल, समझ गए ना, पूरा मतलब कुंडलित बना हुआ रहेगा, समझ गए। उसके बाद इसकी लंबाई आएगा तो कितना बताइएगा? 8 से 10 मीटर। सबसे पहले हम लोग मुंह की बात करते हैं, मुख गुहा, ठीक है। चलिए देखिए, मुख गुहा आहार नाल का पहला भाग है। पहला भाग मतलब अगर हम बात करें आहार नाल की, तो सबसे पहले हम लोग अगर हाथ में लेते हैं कोई भोजन, तो उसके बाद सबसे पहले हम लोग मुंह में लेते हैं। पहला कहाँ लेते हैं? मुंह में। यह नहीं कि हम लोग डायरेक्ट छोटी हाथ में पचता है वहीं जाके घुसा देंगे ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है, हो जाएगा, घुसा दो ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, यह नहीं कि अब जैसे मान लिया जाए खाना है कुछ स्पेशल चीज, कुछ देर के बाद, और अभी खाना है, मान लीजिए चावल उवल खाना है, तो कैसे जल्दी पचेगा? तो चावल को ऐसा करते हैं हम डायरेक्ट छोटी हाथ में ले आकर डाल देते हैं, तो पच जाएगा नहीं। तो स्टार्टिंग कहां से करना है? मुंह गुहा से करना है। मुंह गुहा आहार नाल का पहला भाग है। यह ऊपरी तथा निचली जबड़े से घिरी होती है। जबड़ा समझते हैं ना क्या? यहाँ है ना, ऊपर है नीचे है, तो ये जबड़ा से क्या घिरा हुआ है। मुख गुहा को बंद करने के लिए दो ऊपरी तथा निचले मांसल होठ होते हैं। ओठ जो होता है वो क्या करता है? मुंह को बंद करने में मदद करता है, नहीं करता है मदद? नहीं तो नहीं रहता, खुले रहता है, हरदम खुले रहता, नहीं रहता, हवा लगते रहता नहीं यार। पता चला उधर से धूल उड़ के आया दिक्कत होता है, ऐसा होता है नहीं, बंद कर लेते हैं हम लोग, नहीं बंद कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। आगे देखिए, कहता है कि मुंह में क्या है? जीभ एवं दांत है। पता है जीभ है और क्या है? दांत है। तो आपको याद रखना है कि सबसे पहला प्रश्न यहाँ से क्या बना कि भोजन का आरंभ कहाँ से होगा? मुंह से। पहला भाग आहार नाल का कौन है? मुंह है। मुंह में जो है आपको लिप्स से मुंह ढका हुआ रहता है, साथ ही साथ दोनों ऊपर नीचे जबड़ा से मतलब कि घिरा हुआ रहता है। उसके बाद जीभ है और दांत है। बाकी दांत के बारे में विशेष चर्चा कर देते हैं। देखिए कुछ समझ जाइए दांत के बारे में। दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। दांत कितने प्रकार के? 4। क्या क्या है? कृतनक, रदनक, चवर्णक और अर्धचवर्णक। ठीक है, अर्धचवर्णक याद रहेगा। कृतनक, रदनक, चवर्णक, अर्धचवर्णक। सर कृतनक का मतलब जो दांत काटने में आपको मदद करती है। कृतनक जो कृतनक से काम नहीं होता है, कटता नहीं है, तो वो जाके रदनक से कहता है इसको फाड़ दो, तो रदनक फाड़ देता है। ये जो दो नुकीला दांत होता है ना, किसका काम करता है? रदनक के काम करता है। जैसे हम लोग मान लीजिए केतारी खाते हैं तो रदनक का प्रयोग करते हैं, पहले करते हैं कि नहीं? साथ ही साथ वैसा चीज जो कड़ा चीज हो, कड़ा चीज समझ रहे हैं? जैसे मान लिया जाए क्या, पत्थर खाएगी, चॉकलेट तोड़ना है तो यहाँ से नहीं टूटेगा, तो यहाँ से कड़ाक दौर मारते हैं, है ना। तो कुछ वैसे चीज जो कड़ा हो, नारियल उरियल हो गया, या फिर और बहुत सारे चीज मिलेंगे। एक बादाम आता है, एक हाँ कठ बादाम तो उस कठ बादाम को भी आप लोग
मतलब यहाँ से नहीं काट सकते हैं तो यहाँ से कटेगा नहीं। तो कुछ वैसे चीज तो जो कृतनक से नहीं होता है तो क्या होता है रदनक। रदनक के बाद हम लोग इस्तेमाल करते हैं चवर्णक का, और एक हो गया अर्ध चवर्णक। क्या हो गया? अर्ध चवर्णक। ठीक है, आगे समझ में। चवर्णक कौन है? देखिए जो यहाँ है चबाने वाला, तो चवर्णक हो गया। उसके पीछे जो सबसे बचा हुआ वो अर्ध चवर्णक। उसका काम कभी कभी आता है, उसका काम मतलब कभी कभी आता काम तो सब है ना, लेकिन सबसे मेन जो होता है आपको ध्यान रखना है कृतनक, जो सबसे सामने वाला। ठीक है, चार तत्व में होता है। कितना होता है? 4, और नीचे 4, तो 4 कितना हो गया? 8। तो ये कृतनक कितना हो गया? 8 दांत। तो ये 8 दांत हो गया। एक सामान्य मनुष्य में पूछता है कि एक वयस्क में कितने दांत होते हैं? पहले 28 रहेगी, उसके बाद कितना हो जाएगा? 32। तो जब सामान्य वयस्क लगा देगा तो 32 बताना है। कितना बताना है? 32। लेकिन ऐसे अगर 32 ऑप्शन में नहीं है तो कितना मार सकते हैं आप? 28 भी मार सकते हैं, ऐसे समझ में। लेकिन वयस्क लगाएगा तो 32 दांत। कितने दांत? 32 दांत, याद रहेगा। आगे देखिए, इसके अलावा पूरे जीवन काल में 20 दांत और बढ़ते हैं, यानी 32 और 20 कितना हुआ? 52। तो क्वेश्चन आएगा कि एक मनुष्य का जीवन काल में सामान्यतः कितने दांत टोटल आते हैं? तो कितने? 52 दांत। कितने दांत? 52 दांत। यहां से आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जीव के बारे में जानिए, आगे समझ में ना। जीव के बारे में, जीव जो होता है मुंह के जो फर्श होता है, फर्श माने जैसे फर्श मतलब सतह समझते हैं ना। हाँ, तो वही आपको कह रहा है कि मुंह गुहा के फर्श पर स्थित एक मांसल रचना है। इसकी ऊपरी सतह पर कई छोटे छोटे अंकुर होते हैं एवं स्वाद कलिका होते हैं। देखिएगा जीभ में थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का दाना जैसा रहता है, हल्का हल्का, ज्यादा बड़ा नहीं रहता है, हल्का हल्का दाना जैसा। कभी कभी नहीं विश्वास होगा तो अपना आईना ले लीजिएगा, ऐसे करके देख लीजिएगा, देखिएगा नहीं तो क्या दिखेगा आपको? छोटा छोटा दिखेगा, छोटा छोटा दाना दिखेगा, हल्का हल्का। तो उसी को कहते हैं, क्या कहते हैं? अंकुर होते हैं छोटे छोटे, उसमें जिन्हें स्वाद कलियां कहते हैं। क्या कहते हैं? मतलब ये जो है स्वाद जो होता है, हाँ, जिसको कहते हैं चखते हैं हम लोग, उसमें ये सबसे पहले मतलब मदद करता है। क्या करता है? मदद करता है। जैसे मानिए कुछ बनता है, क्या करता है? कुछ बनता है, तो कुछ बनता है तो हम लोग खाने से पहले उसका स्वाद कलियां जो होता है पहले से उस पर पानी आ जाता है, हल्का हल्का नहीं आ जाता है। जैसे मान लीजिए उधर चिकन भुना रहा है, ठीक है, तो किसी को अब नहीं पसंद है, किसी को अलग बात है, किसी को तो हेट भी हो सकता है उससे, मैं भी नहीं पसंद है। कहीं गुपचुप मतलब खा रहा है तो कहते देखो गुपचुप देख के लगेगा नहीं जिस खा लेते हैं, नहीं होता ऐसा। तो कुछ वैसा चीज होता है जो मतलब कि आपको स्वाद कलियां पर प्रभाव डालती है। और उसके अलावा अगर कोई मान लीजिए टेस्ट कर दिया तो जीरी सुना लेते हैं, तुरंत आप बताते हैं खट्टा चीज है, मीठा चीज है, नहीं समझ रहे हैं, तीखा चीज है, आगे समझ में। तो ये किसका काम है? स्वाद कलियां का। इन्हें स्वाद कलियां के द्वारा मनुष्य के भोजन के विभिन्न स्वादों जैसे मीठा, खट्टा, कड़वा है ना, ये सब तुरंत बता देता है। जीव अपनी गति के द्वारा भोजन को निगलने में मदद करता है। साथ ही साथ कभी वैसा चीज जो आपको मतलब कि सूखा चीज ज्यादा ले लीजिए, या फिर कभी सत्तू फाक लीजिए, तो एकाएक जब सत्तू फाकिएगा तो आपको जो है मतलब सट जाएगा, तो सट जाएगा जिससे आपको कि क्या होगा? मतलब प्यास तुरंत लगेगा, हिचकी आने लगेगा, समझ रहे ना। तो इससे क्या होगा कि जो यहाँ जीभ के पास जो होता है लार बना हुआ रहता है, जीभ पर कौन लार होता है? इसका नाम होता है टाइलिन। क्या होता है? तो वो हमेशा वहाँ मतलब लार के रूप में मिलाते रहता है। हाँ, फिर वही आपको पानी नहीं मिलेगा तो बहुत बर्दाश्त करते करते आपको थोड़ा समय लगेगा, और उसके बाद टाइलिन जो है अपने मतलब कि सत्तू जो होता है ना, हम लोग जो डायरेक्ट सूखा हुआ उसको डायरेक्ट ले लेंगे, तो उसको फिर टाइलिन के द्वारा मिला के उसके बाद फिर अंदर लेता है, तो काफी समय लगता है। लेकिन मान लीजिए मेन रूप से आपको कह सकते हैं कि वह सब स्वाद के लिए कौन है? स्वाद कलियां। चलिए आगे देखिए, दांत के बारे में फिर से एक बार देखिए दिया हुआ है, कहता है दांत मुंह से ऊपरी तथा निचले जबड़े पर दांत अवस्थित होता है ना। दांत का हुआ भाग जो मसूड़ा से धसा होता है, मसूड़ा से धसा होता है, उसको क्या कहते हैं? जड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़। नहीं ठीक हो रहा। चलिए, वह भाग जो मसूड़े के ऊपर निकला होता है उसे सिर या शिखर कहते हैं, और बीच वाला भाग को गर्दन कहते हैं। बीच वाला भाग को ग्रीवा या क्या कहते हैं? गर्दन कहते हैं। उसके बाद दांत का कितने प्रकार होता है? 4 प्रकार। देखिए, कृतनक हो गया, जिसको कृतनक मैंने काटने वाला, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंसाइजर। भेदक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कैनाइन। प्रीमोलर, जिसको कहते हैं चवर्णक, और इसको कहते हैं मोलर। ये हो गया आपको अर्धचवर्णक। प्रीमोलर क्या हो गया? अर्धचवर्णक। और एक हो गया मोलर, हो गया क्या? चवर्णक। तो ये दांत का प्रकार है, इसको इंग्लिश हिंदी दोनों के तरफ से आप नाम याद रख सकते हैं। आगे आइए, आगे लार ग्रंथि। कहता है मनुष्य के मुंह गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। मुंह में कितने जोड़े लार ग्रंथि होती है? 3 जोड़ी। इसका नाम आपको याद रखना पैरोटिड। क्या याद रखना? पैरोटिड। दूसरा याद रखना सब मैन्युडुबुलर।
सब मैनिडुलोबुलर, याद रखिएगा, सब मैनिडुबुलर, लार ग्रंथि, कैसा है, क्या है, लार ग्रंथि। तीसरा है सबलिंगुअल, सबलिंगुअल, तो ये ग्रंथि का नाम है, इसको आपको याद रखना है। कितने जोड़ी, 3 जोड़ी, जोड़ी में है, इसका मतलब टोटल कितना हो गया, 6, टोटल कितना हो गया, 6। आगे समझ में, आगे देखिए, आगे देखिए ग्रसनी, ग्रसनी जो होता है वो मुंह का जो होता है पिछला भाग होता है, ग्रसनी कहलाता है। क्या कहलाता है, ग्रसनी। इसमें 2 नली होते हैं, कितने नली होते हैं, 2 नली होते हैं। एक से आप श्वास लेते हैं, क्या कहते हैं, श्वास लेते हैं, जो श्वास लेते हैं उसको कहते हैं लैरिंग्स, क्या कहते हैं, लैरिंग्स। और एक होता है जिससे हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं, जल ग्रहण करते हैं। क्या समझ में आ रहा, समझ में आ रहा है, तो ये आपको याद रखना, उसको क्या कहते हैं, ग्रसनी, क्या कहते हैं, ग्रसनी। तो ग्रसनी हो गया। आपको एक होता है ग्रहणी, ग्रहणी अलग है, ये ग्रसनी है, आ रहा है समझ में, ग्रहणी अलग है। आगे जाके ग्रहणी के बारे में पढ़िएगा, अभी क्या पढ़ रहे हैं, ग्रसनी। तो ग्रसनी के बारे में आपको समझना है कि मुंह गुहा का पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है। इसमें 2 छिद्र होते हैं, एक हो गया निगल द्वार, एक हो गया कंठ द्वार, एक हो गया निगल द्वार, एक हो गया क्या, कंठ द्वार, ठीक है। कंठ द्वार के आगे एक पट्टी जैसी रचना होती है जिसे एपिग्लोटिक्स कहते हैं। एक देखिए एक पट्टी होगा एपिग्लोटिक्स, वो क्या होता है, खुद ब खुद खुलता है बंद होता है, खुलता है बंद होता है। जैसे हमको सांस लेना है, क्या करना है, सांस लेना है, या फिर कभी पानी पीना है, तो एक ऐसा पट्टी होता है वो खुद से खुद ढक लेता है। जब हम लोग भोजन करते हैं तो सांस वाला जो होता है वो नली खुद रोक लेता है, नहीं तो उसमें अगर चल जाएगा तो आप हिचके लगिएगा। क्या होने लगिएगा, हिचके लगिएगा। आप उसमें जब मान लीजिए भोजन कर रहे हैं, कहीं ध्यान आपका भटक गया, आप किसी और को याद करने में खो गए और क्या हो गया, आप भोजन कर रहे हैं, उस स्थिति में आप सोच के खाना खा रहे हैं कभी, या कहीं और ध्यान था, एकाएक आप पानी पी रहे हैं, तो उस स्थिति में आप को पानी दूसरा नली में चलेगा तो आप सड़क जाइएगा, क्या हो जाइएगा, सड़क। तो कहता है कि दूसरा को याद किया, याद कोई नहीं किया, आप किसी को याद कर रहे होंगे तब ऐसा हुआ, दूसरा कोई नहीं याद कर रहा, आप किसी को याद कर रहे होंगे तब क्या हो रहा है, आप सड़क गए, या तो फिर आपको क्या हो गया, हिचकी आ गया। यानी 2 नली है, सीधा समझिएगा, 2 नली है, आपको 2 नली में से अगर एक भी नली में इधर या इधर चल जाएगा, समझ गए ना, इधर अगर मतलब धूलकण चल जाएगा, आपको धूलकण समझ रहे ना, जैसे जो मतलब कि श्वास लेते हैं और धूलकण जाने वाला रहेगा तो इसमें जाएगा तो छना जाएगा, फेफड़ा जाएगा, लेकिन चल जाएगा भोजन वाला में, तो आप कस के छींकिएगा, एक बार क्या कीजिएगा, छींकिएगा, तो जब छींकिएगा तो धूलकण जो है क्या करता है, निकल जाता है। क्या होता है, निकल, तो जाना चाहिए था इसमें और चल जाता है इसमें। कभी कभी देखिए खाएगा सरकिएगा तो चावल का दाना भी निकल जाता होगा, देखे हम कभी नहीं निकलता है चावल उवल, ये जो भी कुछ खाते हैं तो हम मतलब कस के सरके उरके तो नाक देखा एकदम चावल उवल निकल जाएगा खाओगे, तो क्या होता है, जाना चाहिए था उसका उधर, लेकिन वो गलत रास्ता में चल गया, उसको मारा एक फेटो ने कस के मारा, वो निकल के फेंका गया ना कहते कहा मैं समझे, आगे समझ में। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है कि जरूरी नहीं है, आपको ये समझ लेना है निगल द्वार कि कंठ द्वार के आगे एक पट्टिका होता है जिसको क्या कहते हैं, एपिग्लोटिक्स। इसको याद रखिएगा नाम बढ़िया से, है ना, एपिग्लोटिक्स, एपिग्लोटिक्स, इसका नाम बढ़िया से याद रखिएगा जरूर, ठीक है, क्या रखना, एपिग्लोटिक्स। मनुष्य जब भोजन करता है तो यह पट्टी कंठ द्वार को ढक देता है और जिससे भोजन श्वास नली में नहीं जाता है, समझ गए ना। जैसे मान लिया जाए एपिग्लोटिक्स के बारे में देखिए, जैसे मान लीजिए नली है, कितनी नली है, क्या है, नली है, तो 2 नली है, तो यहाँ पर एपिग्लोटिक्स होता है, ढक लेता है, इधर कभी आ जाता है कभी इधर आता है। तो ये ऐसा नहीं कि इसमें कोई कंप्यूटर ऑपरेट करता है, माइंड सेटअप है, ये सब सिस्टम तंत्रिका तंत्र बना हुआ, ऐसा नहीं कि हम मतलब खुद से उसको चलाते हैं। ये ऐच्छिक है कि अनैच्छिक है, अनैच्छिक है, इस पर हमारी जोर नहीं है या आपकी जोर नहीं है। तो ये क्या होता है कि या मान लिया जाए जैसे भोजन का है, ये मान लीजिए श्वसन का है यानी वायु का, ठीक है। तो आप अगर भोजन कर रहे हैं, अगर एक भी चावल इसमें चल गया, एक भी चावल इधर चल गया तो आपको क्या होगा, इधर से हवा है, ये वायु वाला है, हैं, तो वायु वाला है, और ये क्या है, भोजन वाला है, तो इधर अगर हवा मतलब प्रवेश करना चाहिए तो इधर और हो जाएगा इधर, तो भी दिक्कत है। यानी दोनों में से कोई भी ऐसा नहीं है जिधर आप मतलब कि जाना चाहिए। तो कभी कभी आप भोजन कर रहे हैं, तो भोजन कर रहे थे का अनाज चल जाएगा, तो उधर से आपको हिचकी आएगा, क्या आएगा, हिचकी आएगा, उठेलेगा उधर से तो मारेगा, तो हिचकी भरेगा, धीरे 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 धीरे, फिर जब पानी पीजिएगा तो क्या करेगा, पूरा अंदर अंदर लग चल जाएगा, ऐसे में तो बराबर करता है, ठीक है, पूरा मतलब कि ठेलता उधर से, इधर गलत रास्ता में आ गया, निकलो निकलो निकलो, ये मारता, ऐसे में। उसके अलावा जैसे मान लिया जाए कहीं मान लीजिए सोच रहे हैं, उन्हें कोई ला के दिया, एकाएक ला के दिया, या फिर कुछ
आप कभी कभी कुछ और सोच रहे हैं, या तो फिर पानी उनी पी रहे हो, कुछ वैसा बात बोला जिससे आप सुन के एकदम एकाएक आश्चर्यचकित हो गए, तो एकाएक सरक जाते हैं, नहीं सरक जाते हैं। तो रीजन है कि उसका एपिग्लोटिक्स जो होता है उस समय ध्यान मतलब कहीं और आप लगा दिए। एपिग्लोटिक्स जो है उसका माइंड सेट वो मतलब कहीं और था, तो एपिग्लोटिक्स अपना काम नहीं ठीक से कर पाया, जिसकी सजा मिल जाती है किसी और को। कहता छींक दिया, सरक दिया, हिचकिया दिया, सबका यही मतलब की काम है। आगे समझ में, सबका मेन काम कौन कर रहा है? एपिग्लोटिक्स। कौन काम कर रहा है? एपिग्लोटिक्स। आगे समझ में, चलिए आगे। ग्रास नली कहता है मुंह से लार से जो सना होता है, ग्रास नली, मुख हुआ से लार से सना हुआ भोजन निगल द्वार के द्वारा ग्रास नली में पहुंचता है। कहां पहुंचता है? ग्रास नली में। वहां भोजन के पहुंचते ग्रास नली की दीवार में तरंग की तरह संकुचन और स्थिलन शुरू होती है, जिससे कर्मानुकुंचन होता है। जैसे भोजन जाता है तो मतलब कि एकदम पूरा कर्मानुकुंचन पूरा आए समझ में, वो क्या होने लगता है? कर्मानुकुंचन होता है, अस्कुंचन और शिथिलन शुरू हो जाता है। आगे समझ में, मतलब जो भी हो गया दोनों पूरा एकदम एक चक्रीय एक समझिए एक प्रकार के घूरे लगता है। ठीक है, तो कहाँ? ग्रास नली में। कहाँ? ग्रास नली। आगे देखिए अमाशय, ये सब ग्रंथि है। ठीक है, अमाशय का पहले नंबर तो भाग याद रखना है, 3 भाग होते हैं। अमाशय कितने भाग होते हैं? 3 भाग। कहता है अमाशय एक चौड़ी थैली जैसी रचना है जो उधर गुहा के बाईं ओर से शुरू होकर अनुप्रस्थ दिशा में फैली होती है। ठीक है, उधर गुहा के बाईं ओर से शुरू होता है, यानी जो भी आपको मतलब शरीर है उसका बायां ओर से शुरू होता है। कौन? अमाशय। अमाशय कैसा है? चौड़ा रचना। अमाशय भी एक प्रकार का क्या? अमाशय जो है इसको इंग्लिश में पेट कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं? स्टोमेक कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टोमेक कहते हैं। तो स्टोमेक जो होता है, इससे पेट तो पूरा है, तो पेट में एक स्टोमेक जो है एक भाग है। ऐसे बेली मतलब पेट होता है, लेकिन स्टोमेक जो होता है, तो स्टोमेक क्या है? एक अमाशय है, और अमाशय जो होता है वो चौड़ा होता है, थोड़ा चौड़ा होगा, और वो क्या करेगा? वो क्या करता है? जो बाईं ओर से शुरू होकर कहां तक फैला? पूरा अनुप्रस्थ तक फैला हुआ है। उसके बाद कह रहा है अमाशय के 3 भाग है। कितने भाग है? 3 भाग। कितने भाग है? 3 भाग। याद रखिएगा, कार्डियक, फुंडिक, पाइलोरिक। कार्डियक, फुंडिक, पाइलोरिक। बोलिए, कार्डियक, फुंडिक, पाइलोरिक। तो इस तरह से आपको याद रखना कि कार्डियक, फुंडिक और पाइलोरिक 3 भाग है। अमाशय कितने भाग है? 3 भाग है। चलिए आगे। आगे देखिए जठर ग्रंथि। क्या है? जठर ग्रंथि अमाशय की भीतरी दीवार पर स्तंभाकार, अमाशय की जो भीतरी दीवार है, भीतरी दीवार में स्तंभाकार एपिथेलियम कोशिका का स्तर होता है। कोशिकाओं का यह स्तर जठर ग्रंथि का निर्माण करता है। एक प्रकार का जठर ग्रंथि होता है, एक प्रकार का रस होता है। ठीक है, क्या होता है? एक रस होता है, वह जो वहां निर्माण करता है, जिससे भोजन को पाचन करने में मदद करता है। भोजन को क्या करता है? पाचन करने में मदद करता है। जठर ग्रंथि की कोशिकाएं 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। श्लेष्मा कोशिकाएं, भीतीय कोशिकाएं और जाइमोजिन कोशिकाएं। ठीक है, श्लेष्मा कोशिकाएं, भीतीय कोशिकाएं और जाइमोजिन कोशिकाएं। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना है कि 3 कोशिकाएं होती है। कितने कोशिकाएं होती है? 3 कोशिकाएं। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। अभी इस चैप्टर में कुछ और बचा हुआ है, हम आपको अगले पार्ट में ये चैप्टर पूरा हम फिनिश कर देंगे, और जो महत्वपूर्ण बातें रहेंगी उसके अलावा चैप्टर के अलावा इस चैप्टर में पढ़ाने का या बताने का उसे हम भी बता देंगे। ठीक है, तो कल यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा। विशेष रूप से आपको ध्यान में रखते हुए रहना है, आपको पीछे वाला भी रिवीजन करते हुए रहना। और आपके पास अगर कोई बुक है, कोई भी प्रकाशन का, भारतीय वन, स्टूडेंट फ्रेंड्स या फिर NCERT, तो उससे जो प्रश्न उत्तर है, ठीक है, क्वेश्चन आंसर, उसको आप लोग बनाने का प्रयास करेंगे। बुक के सहायता से भी बना सकते हैं। उसके बाद आप उसको याद कर ले, उसमें जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको भी टिक लगाने का प्रयास करें कि हमसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन पाता है या नहीं बन पाता है, चैप्टर पढ़ने के बाद भी बनता है या नहीं बनता है। हालांकि इसे कल का क्लास कर लीजिए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव हल कीजिएगा। निश्चित रूप से आपका जितना ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर में रहेगा टोटल का टोटल उम्मीद करते हैं कि बन जाएगा। उसके बाद अगला दिन इस चैप्टर खत्म होने के बाद हम उसके बाद जितना ऑब्जेक्टिव रहेगा इस चैप्टर का, पूरा चैप्टर का एक बार हम पूरा कर देंगे, जिससे क्या होगा कि आपको ना तो ऑब्जेक्टिव बचेगा ना तो सब्जेक्टिव बचेगा, है ना। अब क्वेश्चन आंसर बाकी खुद से बनाना होगा। ठीक है, क्वेश्चन आंसर खुद से बनाइएगा, ऑब्जेक्टिव हम पूरा करवा देंगे, जिससे आपको काफी हेल्पफुल मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।